एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टम 10 का जो टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2023 को। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा आंसर को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैंने ये एग्ज़ाम एक्चुअली में नहीं दिया है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं। तो सबसे पहले उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे क्वेश्चन सेंड किए हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला है, तो मैंने आंसर के अलावा, ऑप्शन में आंसर के अलावा और कुछ ऑप्शंस अपने से भी जोड़े हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे लगभग 67 क्वेश्चंस हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मैं टॉपिक बता दूंगा, वहाँ से 7-8 क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरह से लगभग 75 क्वेश्चंस मतलब मैंने रिकवर कर लिए हैं। इसके अलावा 25 क्वेश्चंस अभी भी है ऐसे जो मुझे पता नहीं चल पाया। तो कई लोग अगर दिए होंगे ये एग्ज़ाम, है ना, और इस वीडियो में वो क्वेश्चन नहीं मिलता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो जान पाए कि क्या क्या पूछा गया रहा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एज डिसलोकेशन द डिसलोकेशन लाइन इज ब्लैंक टू बर्जर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एज डिसलोकेशन में जो बर्जर वेक्टर होता है और डिसलोकेशन लाइन होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है, 45 डिग्री में होता है, या किसी में भी हो सकता है, सभी में हो सकता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। एज डिसलोकेशन में डिसलोकेशन लाइन और बर्जर वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और स्क्रू डिसलोकेशन में पैरेलल होता है, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन से जनरली पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, सेकंड लॉ पे, न्यूटन लॉ पे, या सीवर्ट्स लॉ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अप टू इलास्टिक लिमिट इज। तो इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल जो रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को, उसको क्या बोलते हैं, है ना, टफनेस, रेजिलेंस, स्टीफनेस, या डक्टिलिटी। तो राइट आंसर यहाँ पे स्टीफनेस, ठीक है। स्टीफनेस आपका रिलेटेड है यंग मॉडुलस से। तो यंग मॉडुलस किसी मटेरियल का जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा मटेरियल में स्ट्रेन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो स्टीफनेस यहाँ पे आंसर होगा। टफनेस क्या होता है, टफनेस एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर, ठीक है। रेजिलेंस होता है एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू इल्ड पॉइंट, ठीक है। और डक्टिलिटी तो आप लोग जानते हो कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ वायर, ये इसका डेफिनेशन है डक्टिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फ्रामाइट इज एन ओर ऑफ। वुल्फ्रामाइट किसका ओर है, ऑप्शन है टाइटेनियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, या क्रोमियम। तो राइट आंसर है यहाँ पे टंगस्टन, ठीक है। वुल्फ्रामाइट जो है वो टंगस्टन का ओर होता है, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में से कौन है, ऑप्शन है मास, वॉल्यूम, एनर्जी, या प्रेशर। तो इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। यहाँ से आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो कौन सा डिपेंड नहीं करता है, मास। तो मास डिपेंड करेगा कि खुद मास है। वॉल्यूम भी डिपेंड करता है क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा आपका डेंसिटी इनटू मास, आई थिंक, है ना, ठीक है। और एनर्जी, ये भी मास पे डिपेंड करेगी क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। प्रेशर, प्रेशर एक्चुअली में मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मतलब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है, दोनों में जो है प्रेशर, मान लीजिए इसमें 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, इसमें भी 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ तो क्या प्रेशर जुड़ जाएगा, क्या जुड़ के 2 हो जाएगा क्या प्रेशर, ऐसा नहीं होगा, प्रेशर एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये मास से इंडिपेंडेंट है, मास से डिपेंड नहीं है, तो ये प्रेशर होगा आंसर। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, या स्पेसिफिक हीट हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, ये सब मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो मास पे डिपेंड करती है, और जो मास पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीप रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस विथ। तो क्रीप रेजिस्टेंस मटेरियल का किसके साथ बढ़ता है, ऑप्शन है टेम्परेचर के बढ़ाने से, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग ग्रेन साइज, ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग ग्रेन साइज, या डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेन साइज। तो राइट आंसर है यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्रेन साइज,
ठीक है, मतलब क्रीप रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब ग्रेन साइज भी बड़ा होगा तो। ठीक है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना के रखा है फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप करके। उसमें मैंने बताया है कि जो क्रीप डिफॉर्मेशन होता है लो टेम्परेचर में, जिसको नेवरो हेरिंग क्रीप या कोबल क्रीप भी बोलते हैं, उसमें ग्रेन बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो बाउंड्री जितनी ज़्यादा होगी डिफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ग्रेन साइज बड़ा होना चाहिए ताकि बाउंड्रीज कम हो, जिससे क्रीप स्ट्रेंथ बढ़ता है, या बोल सकते हो क्रीप रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज। तो एफसीसी यूनिट सेल का रेडियस कितना होता है रिलेटेड टू लैटिस पैरामीटर। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे देखो √2a/4, √2 3/4, √4a, √3/4a, ये क्या होगा। तो देखो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, आपको एफसीसी का ना एक कोई फेज़ का वो लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एफसीसी का फ्रंट फेस का मैं अज्यूम करता हूँ, तो एफसीसी में कहाँ कहाँ होता है एटम्स, एक तो फेस के सेंटर पे होता है और बाकी कॉर्नर पे होता है एज के, है ना, ऐसे। तो आप कैसे निकाल सकते हो, इस लाइन को ऐसे अज्यूम करो, इस लाइन को अगर अज्यूम करोगे तो इस लाइन का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये आर, ये 2r और फिर ये आर, मतलब कितना हो गया 4r, और इधर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये इसका लैटिस पैरामीटर ए है, इधर भी लैटिस पैरामीटर ए है, तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर। ठीक है, तो 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर को अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन 16, है ना, ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को इधर अगर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a/4। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ए वाला, √2a/4। ये आपका एफसीसी यूनिट सेल के लिए रेडियस और लैटिस पैरामीटर का रिलेशन हो गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज पिल इफेक्ट ऑब्जर्व इन विच मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस। तो ऑरेंज पिल इफेक्ट कौन से मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस में हमको देखने को मिलता है। ऑप्शन है रोलिंग, फोर्जिंग, डीप ड्राइंग या एक्सट्रूजन। तो राइट आंसर है यहाँ पे डीप ड्राइंग। ठीक है, ऑरेंज पिल इफेक्ट क्या होता है, जो मटेरियल का सरफेस जो होता है ना, वो ऑरेंज का जो सरफेस होता है, ऑरेंज मतलब संतरा, उसका सरफेस देखना खुरदुरा होता है, रफ होता है, गड्ढा होता है, कहीं पे उभरा हुआ होता है, रफ होता है। तो उसी तरीके से ना मेटल का सरफेस हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑरेंज पिल इफेक्ट। ठीक है, ये किस में होता है, ये आपका शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस में होता है, जब शीट मेटल का हम कोई भी मैकेनिकल वर्किंग करते हैं। तो इस ऑप्शन में देखो शीट मेटल वर्किंग कौन सा है, डीप ड्राइंग है। ठीक है, अब ये होता कि है ना, अगर बहुत पतला शीट होता है तो क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, जो इंडिविजुअल ग्रेन होते हैं ना, वो अलग अलग अमाउंट में डिफॉर्म होता है। कोई ग्रेन ज़्यादा अमाउंट में डिफॉर्म हो जाता है, कोई ग्रेन कम अमाउंट में डिफॉर्म हो जाता है। तो क्या होता है, इससे कोई ज़्यादा डिफॉर्म हो गया, कोई कम डिफॉर्म हुआ, तो इस तरह से खुरदरापन आ जाता है, एक रफनेस आ जाता है, इसे बोलते हैं ऑरेंज पिल इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गटर इज फाउंड ड्यूरिंग विच मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस। तो जो गटर जो होता है वो कौन से मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस में बनता है, क्लोज डाई फोर्जिंग, ओपन डाई फोर्जिंग, रोलिंग या एक्सट्रूजन। तो राइट आंसर है यहाँ पे क्लोज डाई फोर्जिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, क्लोज डाई फोर्जिंग, जैसे कि मान लीजिए दो डाई है ऐसा, ये मान लीजिए एक डाई है और दूसरा डाई मान लीजिए ये ऐसा है। तो क्या होता है कई बार ना, ये मटेरियल तो यहाँ पे आपका वो होगा, दबेगा दो डाई के बीच में, लेकिन कुछ अमाउंट में जो है ना, इधर थोड़ा सा निकल जाता है मटेरियल दो डाई के बीच से, ऐसा इस साइड, है ना, इसी को बोलते हैं गटर फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या बन जाता है, गटर। इसको बाद में ट्रिम करके हटाना पड़ता है मटेरियल से। तो ये होता है आपका क्लोज डाई फोर्जिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज हैज़ लोएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें से कौन सा फेज का टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम है, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट, परलाइट या फेराइट। तो बहुत ही सिंपल है आंसर, फेराइट है, सबसे सॉफ्टेस्ट फेज है आयरन कार्बन डायग्राम का। तो राइट आंसर होगा फेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट डेंस प्लेन ऑफ HCP इज। तो HCP स्ट्रक्चर का सबसे डेंस प्लेन कौन है, 1 है, 0 1 है, 0 0 1 है या 0 0 1 है। तो राइट आंसर है यहाँ पे 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको आंसर नहीं पता तो भी आप गेस कर सकते हो, कैसे, क्योंकि जो HCP यूनिट सेल होता है ना, उसका जो मिलर इंडिसेस है उसमें 4 होता है ना, मतलब 4 टर्म हो गई, जैसे यहाँ पे 0 0 0 1 है। ठीक है, अगर FCC BCC का क्यूबिक का होता तो उसमें 3 होता। ठीक है, जैसे 1 0 0
110 111 3 होता ही 3, यहाँ पे 4 है तो HCP के केस में 4 होता है। तो यहाँ पे आपको नहीं भी पता तो भी आप इसको राइट मान सकते थे। ये सबसे डेंस प्लेन होता है HCP के लिए। इसको बासाल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। बासाल प्लेन मतलब जो ऊपर और नीचे का जो प्लेन होता है ना, वही है एक्चुअली में ये ऊपर वाला प्लेन, इसी के जस्ट नीचे जो यही प्लेन होगा वही वही सबसे डेंस प्लेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानर डेंसिटी ऑफ 100 प्लेन ऑफ FCC। तो जो FCC यूनिट सेल का 100 प्लेन होता है उसका प्लानर डेंसिटी क्या होता है, 1/a², 2/a², a² या 3/a²। तो सीधे मैं आपको इसको निकाल के बता देता हूँ। प्लानर डेंसिटी 100 का बोल रहा है, तो ये मान लीजिए FCC यूनिट सेल है। तो 100 प्लेन मतलब होता है ये फ्रंट का, ठीक है, जो फ्रंट प्लेन की बात कर रहे हैं, इसका आपको डेंसिटी निकालना। तो इस वाले फेस में देखो कहाँ कहाँ रहेगा, एक तो सेंटर पे रहता है फेस के, बाकी कॉर्नर्स पे रहते हैं ऐसा। इसका लैटिस पैरामीटर क्या है, ए है। तो प्लेनर डेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लेन, एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इस प्लेन में कितना है, देखो ये जो मिडिल में है एटम, ये पूरा का पूरा इसी फेज में है, इसी फेज में है, तो इसका काउंटिंग कितना हो जाएगा 1। और बाकी जो कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है उसका केवल 1/4 पार्ट ही इस प्लेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसका 1/4 पार्ट ही, 1/4 हिस्सा ही बस इस प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो 1/4 ही इसके अंदर है। टोटल कितना एटम है वो 4 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और एरिया क्या होगा, एरिया कैसे होगा, ये स्क्वायर है एक, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो कितना हो जाएगा a²। तो नंबर ऑफ एटम 2 हो गया और एरिया कितना हो गया a², तो 2/a² इसका प्लेनर डेंसिटी होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा सेकेंड वाला 2/a², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर हैज़ मैक्सिमम स्लिप सिस्टम। तो इसमें से किस स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्लिप सिस्टम होता है, HCP में, BCC में, FCC में या BCT में। तो राइट आंसर है यहाँ पे BCC में। इसमें 48 स्लिप सिस्टम होते हैं, ठीक है। स्लिप सिस्टम क्या होता है, स्लिप सिस्टम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्ट डेंस प्लेन एंड मोस्ट डेंस डायरेक्शन, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन होता है स्लिप प्लेन, डायरेक्शन और प्लेन का जो सबसे डेंस हो, ठीक है। तो BCC में 48 होता है, HCP में आपका केवल 3 होता है और FCC में आपका होता है 12, ठीक है। अब हालांकि BCC में सबसे ज़्यादा स्लिप सिस्टम है तब भी ये उतना डक्टाइल नहीं होता है BCC, ठीक है। जबकि FCC में कम है स्लिप सिस्टम तब भी ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो FCC यूनिट सेल में ना, हाँ स्लिप सिस्टम तो कम है लेकिन जितने भी स्लिप सिस्टम है सब बहुत डेंस है, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, डेंसिटी बहुत अच्छी है। इसी कारण ना जो डिसलोकेशन है वो आसानी से मूव कर पाता है उस प्लेन पे, ठीक है। डिसलोकेशन मोशन आसान है FCC के केस में क्योंकि डेंस है वो। वहीं BCC के केस में डेंस ना होने के कारण स्लिप मूवमेंट अच्छे से हो नहीं पाता, इसलिए BCC थोड़ा सा कम डक्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बेयर्स प्रोसेस बॉक्साइट डिजोल्व इन विच सॉल्यूशन। तो बेयर्स प्रोसेस में हम बॉक्साइट को किस में डिजोल्व करते हैं, क्रायोलाइट में, NaOH में, HCl में, सोडियम साइनेट में। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट सेकेंड वाले में। तो राइट आंसर है इस पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम बॉक्साइट को डिजोल्व करते हैं और वहाँ से हम प्योर एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। फिर इसको हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद फिर एक हुप्स प्रोसेस होता है, वहाँ से इसकी रिफाइनिंग भी करते हैं एल्यूमिनियम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इन द सॉलिड फॉर्म इन द बोस रीजन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस के बोस रीजन में कौन सा जो मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑप्शन है कोक, आयरन और स्लैग या फ्लक्स। तो राइट आंसर यहाँ पे कोक होगा, ठीक है। क्योंकि बोस रीजन कौन सा होता है, काफ़ी नीचे वाला रीजन जो होते हैं, जो टूअर के जस्ट पास वाला जो रीजन होता है ना, ये जहाँ से टूअर लगा होता है इसी वाले रीजन के हैं क्या बोलते हैं, बोस रीजन बोलते हैं इसके आसपास के रीजन को, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। और यहाँ पे केवल कोक ही ऐसा मटेरियल होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। बाकी जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं ना सब या तो सेमी फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं या पूरा फ्यूज़ या मेल्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। तो कोक ही होता है जो वहाँ तक सॉलिड फॉर्म में रहता है और पूरा बर्डन को, ब्लास्ट फर्नेस के बर्डन को क्या करता है, सस्टेन करके रखता है और परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए जो कोक सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है ब्लास्ट फर्नेस के लिए।
ठीक है, विदाउट को ब्लास्ट फर्नेस चल नहीं सकता, है ना। तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ स्ट्रेंथन बाय एज हार्डनिंग, इसमें से कौन सा अलॉय है जिसका हम एज हार्डनिंग करते हैं, कौन सा मेटल है। ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास या डुरालुमिन। तो राइट आंसर है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आंसर होगा डुरालुमिन। ठीक है, ये होता है एल्यूमिनियम प्लस 4% कॉपर का मिक्सचर होता है ना। इसका हम एज हार्डनिंग करते हैं या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग भी बोलते हैं, ये करते हैं, इससे इसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इसका होता है, मतलब वजन कम होता है स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग जो एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, इसका बाहर का जो सरफेस है ना, बाहर का जो मटेरियल है वो इसी से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आयरन कार्बन डायग्राम यूटेक्टॉइड रिएक्शन अकर्स एट टेम्परेचर। तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन कौन से टेम्परेचर में होता है, 910, 1147, 727 या 1394 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही आसान है, यूटेक्टॉइड रिएक्शन आपको होता है 727 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, उसको शायद एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिटेक्टिक रिएक्शन इज, तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन इसमें से कौन सा है। ठीक है, सिंगल, इसमें एक सॉलिड और एक लिक्विड मिलकर दूसरा सॉलिड बनाता है, एक सॉलिड दो सॉलिड मिलकर तीसरा सॉलिड बनाता है, या एक लिक्विड जो है दो सॉलिड में टूटता है, या एक लिक्विड और या दो लिक्विड से एक दूसरा सॉलिड बनता है। ये क्वेश्चन कहीं कहीं पे दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है, जैसे अल्फ़ा सॉलिड की जगह सॉलिड 1 सॉलिड 2 की जगह अल्फ़ा और बीटा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा को आप एक सॉलिड ही समझो। तो देखो पेरिटेक्टिक रिएक्शन ये होता है आयरन कार्बन डायग्राम के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे, अगर आपको याद होगा तो 1394 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है ना, एक लिक्विड जो है और एक सॉलिड, अल्फ़ा जो होता है सॉलिड, डेल्टा जो होता है वो मिलके क्या बनाता है, ऑस्टेनाइट बनाते हैं, मतलब एक लिक्विड और एक सॉलिड मिलके कुछ और दूसरा सॉलिड बनाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, एक सॉलिड और एक लिक्विड मिलके कुछ और दूसरा सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, ये होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में फ्लक्स का क्या फंक्शन होता है, इम्प्योरिटी रिमूवल, रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैंग, रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ स्लैग, या ऑल ऑफ द एबोव। तो ध्यान से देखिए कि ऑप्शन को, इम्प्योरिटी रिमूवल करता है, हाँ फ्लक्स का वही काम है इम्प्योरिटी रिमूवल का। दूसरा है रिड्यूस द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ गैंग, ये भी सही है, जो गैंग होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करके स्लैग बनाता है। या ऑप्शन सी क्या है, रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ स्लैग, हाँ ये भी करता है, स्लैग की विस्कोसिटी भी कम करता है आपका जो फ्लक्स है। तो यहाँ पे सभी सही हैं, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ ऑस टेम्परिंग इज। तो ऑस टेम्परिंग का क्या प्रोडक्ट है, ऑस टेम्परिंग से क्या बनता है, बेनाइट, फेराइट प्लस सीमेंटाइट, परलाइट या फेराइट प्लस परलाइट। तो राइट आंसर पे यहाँ पे होगा बेनाइट। ठीक है, इसको मैंने और दूसरे क्वेश्चंस में भी कई बार एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से सी कर्व बनता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नोज़ को टच विदाउट टच कराते हैं, उसको कॉन्च करते हैं, फिर हम होल्ड करके रखते हैं नोज़ के नीचे, तो यहाँ पे बेनाइट बनता है, इसको बोलते हैं ऑस टेम्परिंग। और यहीं पे हम बिना ये सी कर्व को टच करते हुए यहाँ पे अगर वो कर दें, होल्ड करने के बाद कॉन्च कर दें, तो यहाँ बनता है मार्टेन साइड, ये होता है मार्ट टेम्परिंग, यहाँ से मार्टेन साइड बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ रबर इज। तो रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, या दोनों हो सकता है, या उसका बनता ही नहीं है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो देखो राइट आंसर यहाँ पे होगा नॉन लीनियर। ठीक है, रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नॉन लीनियर होता है। इसका कर्व एक्चुअली में कैसे बनता है, इस तरह से कुछ बनता है, ऐसे कुछ बनता है, फिर ये वापस ऐसे आ जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ है रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ये नॉन लीनियर होता है इसका जो रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग कॉपर एक्सट्रैक्शन। तो कॉपर एक्सट्रैक्शन के समय किस टाइप का स्लैग आपको बनता है, सिलिकेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड या नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर यहाँ पे सिलिकेट। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, कॉपर का जो ओर होता है ना, उसमें जो मेन इम्प्योरिटी होता है वो होता है आयरन। ठीक है, तो आयरन का जब हम लोग रोस्टिंग करते हैं ना, तो रोस्टिंग के समय क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड का इम्प्योरिटी हो गया कॉपर में। तो इसको रिमूव करने के लिए हम ना फ्लक्स डालते हैं, तो फ्लक्स यहाँ पे हम डालते हैं सिलिका, क्योंकि सिलिका एसिडिक होता है और एफियो बेसिक होता है, इसलिए हम सिलिका को एज ए फ्लक्स यूज़ करते हैं, दोनों मिल करके आपका स्लैग बनाता है। ठीक है, जिसको फाइलाइट भी बोलते हैं। तो एक तरह से सिलिकेट है, तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ चैपलेट इन द मोल्ड। तो चैपलेट का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है मोल्ड में। ऑप्शन है इम्पार्ट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, सपोर्ट द कोर,
चिलिंग द मोल्टन मेटल या इंक्रीज द मोल्ड स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर होगा सपोर्ट दी कोर। ये कोर को सपोर्ट करता है चैपलेट। क्या होता है कई बार हमको हॉलो सेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मोल्ड में हॉलो सेक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि कोर डालना पड़ता है। जैसे हमें बनाना तो ऐसा कोर डालेंगे, ये कोर, ठीक है, हॉलो सेक्शन बनाने के लिए। तो इसको सपोर्ट चाहिए रहेगा क्योंकि आपको कोर को हॉलो सेक्शन बनाना है, तो ऐसे चैपलेट लगाया जाता है सपोर्ट के लिए, उसको बोलते हैं चैपलेट। ये कोर को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूलिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर। तो पूलिंग प्रोसेस किसके लिए यूज़ करते हैं? प्यूरिफाइंग कॉपर, प्यूरिफाइंग टीन, बोथ ऑफ दी अबो, या प्यूरिफाइंग एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर होगा बोथ ऑफ दी अबो, है ना। ये कॉपर और टीन का जो ऑक्साइड होता है ना, उसको प्यूरिफाई करने के लिए काम आता है ना। कॉपर और टीन को इसमें क्या करते हैं ना, पूलिंग प्रोसेस में वुड का इस्तेमाल करते हैं। जो वुड जो अभी भी मतलब गीला हो, गीला हो मतलब एकदम सूखा लकड़ी नहीं, थोड़ा सा गीला लकड़ी यूज़ करते हैं। तो जब उस लकड़ी को जब हम फर्नेस में डालते हैं ना, वो जलता है। जलने से उसमें जो हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन और ऑक्सीजन है, वो क्या करता है आपका रिएक्शन करता है। जो भी ऑक्साइड होगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड, उससे रिएक्शन करके इसका मेटल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना के क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। तो कूलिंग प्रोसेस में हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्यूरिफाई करने के लिए। तो कॉपर और टीन का प्यूरिफिकेशन हम कूलिंग प्रोसेस से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ साइक्लिक लोड अप्लाइड इन द मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड। मतलब जब हम किसी मटेरियल पे साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? फटीग, क्रीप, इम्पैक्ट या बेंडिंग। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे फटीग, ठीक है। तो किसी मटेरियल में जब हम साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं या रिपीटेटिव लोड अप्लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फटीग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट यूटेक्टिक पॉइंट इज। तो यूटेक्टिक पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ठीक है। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो देखिए राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ सीधा निकाल के। क्या होता है, हाँ, गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला क्या होता है? P+F=C+1 ऐसा करके होता है। यहाँ पे P जो है वो नंबर ऑफ फेज है, F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C जो है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम F निकालना है, तो F कितना हो जाएगा? C+1 माइनस P हो जाएगा। तो P क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो मान लीजिए बाइनरी सिस्टम है ना। एक्चुअली उसमें दिया रहना चाहिए बाइनरी सिस्टम, या हो सकता है क्वेश्चन में दिया भी रहा होगा। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी मतलब 2 आपका कंपोनेंट रहेगा +1। अब फेज यूटेक्टिक पॉइंट है, देखो यूटेक्टिक पॉइंट क्या है? एक ट्रिपल पॉइंट है। वहाँ पे क्या होता है, 3 फेज जो है वो को एग्जिस्ट करता है यूटेक्टिक पॉइंट में, वो ट्रिपल पॉइंट है। तो यहाँ पे P कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 - 3 क्या हो गया? 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो आपको इतना निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में किसी भी ट्रिपल पॉइंट में ना डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर या प्रेशर में से किसी एक को चेंज करें तब भी फेज़ चेंज ना हो, या जो वो इक्विलिब्रियम है वो चेंज ना हो, वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हुआ। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होने का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते, ना कॉम्पोजिशन को, ना टेम्परेचर को, ना प्रेशर को। अगर चेंज करोगे तो वो जो इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ है, जो पॉइंट है, वो पॉइंट आपका नहीं रहेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट में क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैब डिफेक्ट फाउंड इन। स्कैब डिफेक्ट किस में होता है? रोलिंग में, फोर्जिंग में, सैंड कास्टिंग में या सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में। तो राइट आंसर है यहाँ पे सैंड कास्टिंग में। स्कैब डिफेक्ट में क्या होता है, जब हम कास्टिंग करते हैं ना, तो जैसे आपका प्रोडक्ट है, इसमें ना रेत एक तरह से ना ऐसे चिपक जाता है, रेत ऐसे चिपक जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कैब। तो जब इस सैंड को आप निकालोगे ना तो सरफेस रफ हो जाता है, ठीक है। इसी स्कैब डिफेक्ट होता है। तो इसमें सैंड होता है, तो सैंड कास्टिंग में ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म इन 70-30 ब्रास इज। तो 70-30 ब्रास, 70 मतलब यहाँ पे कॉपर है, 30 मतलब यहाँ पे जिंक है ना। तो इसका प्राइमरी स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग, डिस्पर्जन हार्डनिंग, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग या ऑर्डर हार्डनिंग। तो राइट आंसर है यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म है वो सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ब्रेक डाउन ऑफ इंगट थ्रू रोलिंग इज।
तो इंगट को जब हम रोल करते हैं तो हमको पहला प्रोडक्ट क्या मिलता है, वही पूछ रहा है एक्चुअली में। ऑप्शन है ब्लूम, बिलेट, स्लैब या रेल। तो राइट आंसर यहाँ पे ब्लूम। ठीक है, जब हम इंगट कास्टिंग करते हैं ना तो इंगट क्या होता है, बहुत बहुत ही बड़ा साइज़ का होता है। आजकल इंगट कास्टिंग में बहुत कम हो गया है। तो इंगट जो होता है ना बहुत बड़े साइज़ का होता है इंगट, तो उसको लिए हेवी रोलिंग मिल चाहिए रहता है। तो जब उसका हम लोग रोलिंग करते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट आपको ब्लूम मिलता है। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ बिलेट स्लैब आप उससे बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोजन इज ए विच टाइप ऑफ फिनोमिना। तो कोरोजन किस टाइप का फिनोमिना है, फिजिकल, बल्क, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल। तो राइट आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोजन अकर इन स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में कोरोजन कैसे होता है, थ्रू द ग्रेन्स, अलोंग द ग्रेन बाउंड्री, एट द एंटायर सरफेस या ऑल ऑफ दीज, मतलब हर जगह पे हो सकता है। तो देखो राइट आंसर यहाँ पे अलोंग द ग्रेन बाउंड्री होगा। इसका मैंने पिछले वीडियो में एक मॉक टेस्ट में भी समझाया था कि स्टेनलेस स्टील में आपका होता है इंटर ग्रैनुलर कोरोजन। वो आपका क्रोमियम कार्बाइड का सेग्रीगेशन हो जाता है ग्रेन बाउंड्रीज में, उसके कारण होता है। ठीक है, तो ग्रेन बाउंड्रीज के अलोंग होता है। ठीक है, ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट ए फ्यूजन टाइप ऑफ वेल्डिंग। तो फ्यूजन टाइप ऑफ वेल्डिंग कौन सा नहीं है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस फ्रिक्शन वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रिक्शन वेल्डिंग होगा। ठीक है, ये फ्यूजन टाइप का वेल्डिंग नहीं है, बाकी जो है वो फ्यूजन टाइप का वेल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर इन स्पॉट वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू, है ना। तो जो इलेक्ट्रोड टिप का डाया है, स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है ना, एक कॉपर का ऐसा इलेक्ट्रोड होता है इस तरीके से। तो ये जो टिप है, तो टिप का जो डाया डी है वो मेटल प्लेट जिसका हमको वेल्डिंग करना है उसके थिकनेस से कैसे रिलेटेड है ना। तो डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अंडर रूट टी, 1/50, 3T या 6T। तो देखो राइट आंसर यहाँ पे अंडर रूट टी। तो डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अंडर रूट टी। टी यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्ड, जिसको हमको वेल्डिंग करना है उस सीट मेटल का थिकनेस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असेंडिंग हार्डनेस ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर। तो माइक्रो स्ट्रक्चर का हार्डनेस बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा। ठीक है, मतलब कम से ज़्यादा हार्डनेस की तरफ कौन सा जा रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, कोर्स परलाइट होगा, फिर फाइन परलाइट होगा, फिर मार्टेनसाइट होगा, फिर सोरबाइट होगा। मतलब ये बोला कि सबसे पहला जो मैं बोल रहा हूँ वो सबसे कम हार्ड होगा, सबसे आखिरी वाला सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, है ना। ये आपको देखना है। तो फाइन परलाइट, कोर्स परलाइट, फिर सोरबाइट, फिर मार्टेनसाइट, या कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, सोरबाइट या मार्टेनसाइट, या सोरबाइट, कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, फिर मार्टेनसाइट। तो देखो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। कोर्स पायलाइट का सबसे कम होता है हार्डनेस, उसके बाद फाइन पायलाइट का थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, सोरबाइट का उससे भी ज़्यादा होता है, और मार्टेनसाइट का इनमें से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन मेक सरफेस ऑफ ओरिज। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम जो ओर होता है उसके सरफेस को कैसा बनाते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ में डालते हैं। तो ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, बोथ ऑफ दी अबो या नन ऑफ दी अबो। तो राइट आंसर यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, ये फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जनरली हम करते हैं सल्फाइड ओर के लिए। तो क्या करता है ना, एक केमिकल आता है जिसको बोलते हैं कलेक्टर। उसको जब हम डालते हैं ना तो सल्फाइड ओर के सरफेस को हाइड्रोफोबिक बना देता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर दूर जाएगा ये। ठीक है, वाटर को दूर दूर भगाएगा। उसकी वजह से जितने भी झाग होते हैं ना, झाग से ये अटैच हो जाते हैं, और झाग से अटैच होने के कारण ये सरफेस में आ जाते हैं। ठीक है, और जितने भी गैंग होता है वो हाइड्रोफोबिक नहीं होता है तो वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से फ्लोथ फ्लोटेशन काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीचिंग इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल। तो लीचिंग किस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन है लेड, एल्यूमिनियम, आयरन या गोल्ड। तो आंसर होगा यहाँ पे गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड का एक्सट्रैक्शन जो है 100% हम हाइड्रोमेटलर्जी से करते हैं, मतलब लीचिंग से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्रोल प्रोसेस विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम फ्रॉम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या टंगस्टन। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से ना आपको टाइटेनियम अलग करना है, तो आप किसके साथ रिएक्शन कराते हो। तो राइट आंसर यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हो तो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम टेट्राक्लोराइड बन जाता है और टाइटेनियम अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम जो
जो क्लोराइड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू टाइटेनियम क्लोराइड। ये इसका आपको आंसर मिलेगा इसके इलिंगम डायग्राम पे। जो क्या बोलते हैं, क्लोराइड का जो इलिंगम डायग्राम है ना, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड नीचे होता है, मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में सही रिलेशन कौन सा है? डेल जी इज इक्वल टू आर टी एल एन के, डेल जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, या डेल जी इज इक्वल टू माइनस टी एल एन के। तो राइट आंसर यहाँ पे ये होगा बी, डेल जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। यहाँ पे डेल जी फ्री एनर्जी है, आर जो है गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, और के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बी आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग में हम फ्लक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऑप्शन है इंक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ सोल्डर मेटल, प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन, वॉश अवे द सरफेस सोल्डर, या लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर। तो राइट आंसर देखो यहाँ पे प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो फ्लक्स हम वेल्डिंग में एज ए मतलब प्रोटेक्टिव एजेंट के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जब मेटल मेल्ट हो वेल्डिंग के समय तो ऑक्साइड फॉर्म ना करे। ठीक है, बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गए, इसलिए हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्जिंग टेम्परेचर ऑफ माइल्ड स्टील्स। तो माइल्ड स्टील का फोर्जिंग टेम्परेचर कितना होता है? 500 से 600 डिग्री सेल्सियस, 800 से 900, 1000 से 1250, या 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर यहाँ पे 1000 से 1250 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम फोर्जिंग करते हैं माइल्ड स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑर्डर इज। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सही ऑर्डर कौन सा है? ठीक है, तो देखो मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ, ऑप्शन तो आप देख लेना। सबसे ज़्यादा देखो इसमें से 3 ऑप्शन दिया गया है, सिल्वर का, कॉपर का और एल्यूमिनियम का। तो सबसे ज़्यादा आपका कंडक्टिविटी होता है सिल्वर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका कॉपर का, उसके बाद नेक्स्ट होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, सिल्वर का सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर का, उससे थोड़ा नीचे, फिर एल्यूमिनियम का, कॉपर से भी नीचे। तो ये होगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 0.01% कार्बन इज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड कूल्ड बिलो 727 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम 0.01% कार्बन वाले स्टील को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में, जब हम उसको कूल करते हैं 727 में डिग्री सेल्सियस में, तो क्या बनता है? देखो यहाँ पे जो कार्बन परसेंटेज है ना, थोड़ा सा डाउटफुल है, 0.01 है कि 0.025 है, ऐसा मतलब एग्जैक्टली मुझे मिला नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको आयरन कार्बन डायग्राम में मिलेगा। जैसे आयरन कार्बन डायग्राम के नीचे का पोर्शन कैसे रहता है, इस तरह से आपका रहता है ये। तो यहाँ पे कितना होता है? 0.8% कार्बन होता है, यहाँ पे 0.025 होता है। तो इधर पूरा फेराइट होता है ना, और यहाँ 0.8 में पूरा 100% क्या होता है? परलाइट होता है, और इनके बीच में क्या होता है? फेराइट प्लस परलाइट होता है। तो इस हिसाब से आप मतलब आपका आंसर निकाल सकते हो। तो अगर 0.01% हुआ है ना, तो कार्बन, तो 727 के नीचे क्या होगा? ये इसमें फुली फेराइट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि फेराइट में मैक्सिमम कार्बन कितना है? 0.025%, और यहाँ पे 0.01 पूछा है, मतलब इसके अंदर आएगा फेराइट वाले रीजन के, तो आपको 100% फेराइट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता लगाना है। तो आयरन कार्बन डायग्राम से देखा जाए तो काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन कार्बन डायग्राम जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप देखोगे तो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्डनेस टेस्ट गिव्स डायरेक्ट रिजल्ट विदाउट कैलकुलेशन। तो इसमें से कौन सा हार्डनेस मेथड है जिससे हमको हार्डनेस की वैल्यू डायरेक्ट मिलती है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ऑप्शन है रॉकवेल, ब्रिनल, विकर्स, या ऑल ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर यहाँ पे रॉकवेल होगा, जिसमें हमको किसी फॉर्मूले की या किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। ठीक है, बट क्वेश्चन का जो मीनिंग है लगभग यही था, हो सकता है वर्डिंग थोड़ा सा अलग हो एग्जैक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ए इनडायरेक्ट कंप्रेशन टाइप प्रोसेस। तो इसमें से कौन सा जो है वो इनडायरेक्ट कंप्रेशन टाइप प्रोसेस है? रोलिंग, फोर्जिंग, डीप ड्राइंग, या ऑल ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर है यहाँ पे डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग जो है वो इनडायरेक्ट कंप्रेशन टाइप प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कंप्रेशन जो इनडायरेक्टली लगता है, डायरेक्टली नहीं लगता है, जबकि रोलिंग और फोर्जिंग में हम डायरेक्टली कंप्रेशन फोर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ रोटरी फोर्जिंग इज। तो रोटरी फोर्जिंग का क्या प्रोडक्ट है? ट्यूब और पाइप, रेल, कनेक्टिंग रॉड, या गियर्स। तो राइट आंसर यहाँ पे ट्यूब एंड पाइप।
बनाते हैं हम रोटरी फोर्जिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्नोट कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कार्नोट साइकिल में क्या 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 होता है, ठीक है। ऑप्शन है 1 आइसोथर्मल एंड 1 एडियाबैटिक स्टेप, 2 आइसोथर्मल एंड 2 ये क्या होता है एडियाबैटिक स्टेप, या 4 आइसोथर्मल स्टेप, या 4 एडियाबैटिक स्टेप। तो देखो राइट आंसर है यहाँ पे बी 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक स्टेप। इसमें क्या होता है कार्नोट साइकिल में, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनने वाला एक कर्व होता है, मतलब एक साइकिल होता है। इसमें क्या होता है आपका एक आइसोथर्मल स्टेप होता है, ये है ना। आई थिंक ये आइसोथर्मल होता है या एक ये एडियाबैटिक होता है ना। मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि ये आइसोथर्मल है कि ये एडियाबैटिक है, बट ऐसी फॉर्म होता है एक साइकिल इस तरह से, ठीक है। एक आइसोथर्मल स्टेप होगा, जैसे 2 आइसोथर्मल होगा और 2 एडियाबैटिक होगा, तो ये होता है कार्नोट साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू डिफरेंट मेटल इज इमर्ज्ड इन वन ऑफ इट्स सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब बोल रहे कि जब दो अलग अलग मेटल को हम इसके जो सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन है इसमें डालते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज रिड्यूस्ड, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल विल ओनली टेक पार्ट इन द रिएक्शन, या नन ऑफ दीज। तो देखो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है उसका ऑक्सी जो है ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल वो हाई है। तो जिस मेटल का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हाई होगा वो क्या होगा जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा। इसकी जानकारी हमको मिलती है लिंगम डायग्राम में। तो लिंगम डायग्राम में आप देखना ऊपर के साइड में आपका लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये क्या होता है इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हाई होता है ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉनिक दे सकता है, किसी को ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। और नीचे जो होता है ना लिंगम डायग्राम सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे में जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की बजाय वो लेते हैं, ठीक है। तो ये लिंगम डायग्राम से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का क्या रेशियो होता है 1:1, 1:1 का, 1.25 का, या 0.9 का। तो राइट आंसर यहाँ पे है 1.5 और 1 का रेशियो होता है। ऑक्सीजन 1.5 होता है और एसिटिलीन 1 होता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन एसिटिलीन के 1.5 गुना होगा, ठीक है, बस यही बोल रहे हो। और अगर कार्बोनाइजिंग फ्लेम होता है तो आंसर ये वाला होता है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में आपका एसिटिलीन गैस थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे 0.9 पार्ट होगा और एसिटिलीन वहाँ पे 1 पार्ट होगा कार्बोनाइजिंग के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ ऑस टेम्परिंग इज, तो एक्चुअली मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, शायद ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। तो ऑस टेम्परिंग से आपका क्या बनता है बेनाइट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट्स अबाउट स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन, तो स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन को कौन बताता है फिक्स फर्स्ट लॉ, फिक्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉ, या सीवर्ट्स लॉ। तो राइट आंसर यहाँ पे फिक्स्ड फर्स्ट लॉ, ये आपका स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन को बताता है। इसका फॉर्मूला होता है जे डिफ्यूजन फ्लक्स इज इक्वल टू डी माइनस डी सी अपॉन डी एक्स, ऐसा करके एक होता है ना। ये मतलब डिफ्यूजन, देखो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एटम इन सॉलिड फॉर्म, मतलब कोई मेटल है सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में भी, उसमें जो एटम मूव करता है ना अंदर में ही, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये डिफ्यूजन होता है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये डी सी बाई डी एक्स क्या बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा ना तभी क्या होगा आपका डिफ्यूजन हो पाएगा। जैसे कोई ढलान होगा तभी पानी बहेगी ना, ठीक है। अगर ढलान नहीं है पानी में कुछ भी तो पानी जमा हो जाएगी, जैसे तालाब में ढलान नहीं है तो जमा हो जाती है, नदी में ढलान है तो बहती है पानी। उसी तरीके से जो डिफ्यूजन होता है एटम का मूवमेंट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है कि किसी जगह पे कॉम्पोजिशन कम है, किसी जगह पे कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, उसकी वजह से डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये फिक्स फर्स्ट लॉ बजाता है स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन को, ठीक है। और जो नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन होता है वो फिक्स सेकेंड लॉ से आता है, ठीक है। उसमें कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें और डिफ्यूजन में, ठीक है, सेकेंड लॉ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन आर्क वेल्डिंग एम्प्लॉयड कोटेड इलेक्ट्रोड,
मतलब ये बोल रहा है कि आर्क आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जब हम कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, रॉड मेल्ट फास्ट देन कोटिंग मेल्ट फास्ट देन रॉड मेल्ट, बोथ रॉड एंड कोटिंग मेल्ट साइमल्टेनियसली या नन ऑफ दीज। तो एक्चुअली में राइट आंसर यहाँ पे है बी, कोटिंग मेल्ट फास्ट देन रॉड मेल्ट। ठीक है, तो कोटिंग पहले मेल्ट होता है, उसके बाद आपका जो रॉड है वो मेल्ट होता है। ठीक है, ये होता कैसे, ये आपका आपका वेल्डिंग रॉड होता है ऐसे, है ना, उसके ऊपर क्या होती है, फ्लक्स की कोटिंग होती है बाहर में, इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोटिंग पहले मेल्ट होगा, उसके बाद आपका मेटल मेल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will happen if a metal wire is stretched beyond its elastic limit or yield point and release। मतलब बोल रहा है कि एक मैंने मेटल लिया, इसको मैंने स्ट्रेच किया, इसके यील्ड जो इलास्टिक लिमिट है उसके ऊपर मैंने इसको खींच दिया। ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रेन कर्व में क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट होता है ऐसा, है ना, ये यहाँ तक मान लीजिए इलास्टिक लिमिट है, तो इलास्टिक लिमिट से ऊपर मैंने इसको खींच दिया और उसको रिलीज़ कर दिया, खींचने के बाद क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया लोड को, तो क्या होगा पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए है इट्स इट्स लूजेज इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, मतलब अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देगा, या इट डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब जितना आपने खींच दिया उतना ही लंबाई में रहेगा। ऑप्शन सी है इट्स यील्ड पॉइंट इज स्लाइटली लोअर देन प्रीवियस वैल्यू, मतलब जब आप इसको दोबारा से ही लोड दोगे तो इसका यील्ड पॉइंट आपका कम मिलेगा पहले से। या ऑप्शन डी इट कॉन्ट्रैक्ट ओनली अप टू इट्स लेंथ एट इलास्टिक लिमिट, या मेटल जो है आपने जिसको स्ट्रेच कर दिया है, खींच दिया है, जैसे मेटल ये है इसको आपने खींच दिया इलास्टिक लिमिट के ऊपर, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा इलास्टिक लिमिट तक, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर देखो यहाँ पे होगा डी एक्चुअली में। ठीक है, ये होगा कैसे, क्योंकि जब हम अपनी ये चीज़ आपको पता है कि जब हम किसी मटेरियल को में डिफॉर्मेशन करते हैं, तो जब हम इसको इलास्टिक लिमिट तक खींचते हैं, खींचने के बाद उसमें अगर हम लोड हटा देते हैं तो मेटल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, ओरिजिनल शेप में। ठीक है, लेकिन अगर हम इलास्टिक लिमिट से ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता है। ठीक है, एक्चुअली में ओरिजिनल पोजीशन में थोड़ा बहुत वापस आता है, जैसे ये इलास्टिक लिमिट है, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेच कर दिया यहाँ तक। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक जितना उसका वो होगा ना, डिफॉर्मेशन हुआ रहा होगा। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक जितना इसमें डिफॉर्मेशन हुआ रहा होगा वो आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 10 mm का लेंथ का रॉड है और इसका इलास्टिक लिमिट कितना था, 11 mm का था, लेकिन आपने कितना खींच दिया, इसको 12 mm खींच दिया, है ना, तो अपना ये इलास्टिक लिमिट का जो रेंज है ना उसमें वापस आएगा वो, मतलब 1 mm इसमें रिकवर हो जाएगा, और केवल जो 1 mm एक्स्ट्रा जो डिफॉर्मेशन की हो वही डिफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितना इलास्टिक लिमिट में जितना वो डिफॉर्म हुआ था ना उस लिमिट में कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके ऊपर जो आपने डिफॉर्मेशन किया रहा होगा ना वो रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन्स रेशियो ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो कितना होता है, 0.5, 0.3, 0.2 या 1। तो राइट आंसर एक्चुअली में यहाँ पे होगा 0.5 परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए। पॉइजन रेशियो क्या होता है ना, ये एक्चुअली में होता है आपका ये, जब हम किसी चीज़ में लॉन्गिट्यूडनल लोड लगाते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल में मैंने इधर लोड लगाया तो इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, कंप्रेसिव लोड लगेगा। ठीक है, तो जब आप इसको खींचते हो, किसी भी चीज़ को खींचते हो तो ये लेंथ बढ़ता है लेकिन डायमीटर कम होता है, तो यही जो स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है डिवाइडेड बाई जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसका जो रेशियो होता है ना, इसी को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए होता है 0.5, और मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए होता है 0.3, स्टील के लिए 0.3 होता है एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैंने फ़ोटो खींच के डाला है क्योंकि इसमें इसको टाइप करते नहीं बनता मुझे, इसलिए। इसमें क्या बोला है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है 2p + 5o इज इक्वल टू क्या है, P2O5। यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फॉस्फोरस ऑक्साइड बना रहा है, जो स्टील मेकिंग के टाइम होता है ये प्रोसेस। इसमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय होता है एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, P2O5, तो एक्टिविटी ऑफ P2O5 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ क्या होगा, फॉस्फोरस, सामने में 2 है तो ये पावर में चला जाएगा, इनटू एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, सामने में 5 है तो ये पावर में चला जाएगा, तो ये होगा राइट आंसर। ठीक है, अब एक्चुअली में ये राइट आंसर से मैच नहीं हो रहा है, कोई ऑप्शन यहाँ पे पता नहीं बुक में हो सकता है गलत दिया रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऑप्शन देखो सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में ऊपर का तो ठीक है एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट के केस में क्या कर दिया है, एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस की पावर 5 कर दी है, जबकि इसका पावर 2 होना चाहिए, और ऑक्सीजन का पावर 5, ये ठीक है, तो ये 5 की जगह 2 होना चाहिए, तो ये सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। बाकी कोई ऑप्शन तो इससे आसपास मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो होगा राइट आंसर जो मैंने बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए बाइनरी सिस्टम ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी 2 मेटल का एक बाइनरी सिस्टम है, उसमें बोला गया कि ए लिक्विड ऑफ 20% ए या 80% बी इज को एग्जिस्टिंग विथ सॉलिड है ना, सॉलिड बी ऑफ 70% ए 30% बी फॉर एन ओवरऑल कॉम्पोजिशन हैविंग 40% ए, द फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज। तो यहाँ पे आपको लीवर रूल का अप्लाई करना पड़ेगा कि 40% अगर ए कॉम्पोजिशन वाला कोई है ना आपका अलॉय, तो उसमें सॉलिड कितना होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल नहीं दिया गया है, जिसमें आप लीवर रूल में क्या होता है टेम्परेचर एक दिया रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है आपको। एक्चुअली में यहाँ पे टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ। लीवर रूल देखो क्या होगा इस केस में। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक्चुअली में बता रहा है आइसोमॉर्फस सिस्टम के लिए। तो आइसोमॉर्फस सिस्टम कैसे होता है आपका इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है ना। अब इधर मान लीजिए जो है ए का कॉम्पोजिशन है, इधर ये बी को बता रहा है ना। तो ये बोल रहा है कि 40% क्या है आपका 40% है, ये बोल रहा है कि जो अलॉय है जो आपके पास उसका कॉम्पोजिशन है, तो इसमें क्या है 40% क्या है ए है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है ये, अब दूसरा क्या क्या बोल रहा है कि लिक्विड ऑफ 20% ए। तो जो लिक्विड साइड है, जैसे इस साइड, तो मैं एक लीवर आर्म खींच लेता हूँ, एक लीवर आर्म ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। तो इधर लिक्विड है और इधर क्या है सॉलिड है। तो लिक्विड का कॉम्पोजिशन कितना बोला 20% ए। तो मान लीजिए ये लिक्विड है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या है 20% है ए का कॉम्पोजिशन, और यहाँ पे क्या दिया है सॉलिड का कितना है 70% ए है। तो ये सॉलिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70% ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लीवर रूल आपको अप्लाई करना है। तो लीवर रूल के हिसाब से क्या बोलते हैं कि अगर आपको सॉलिड का कॉम्पोजिशन निकालना है, ठीक है, तो आपको ये जो जिस कॉम्पोजिशन में निकालोगे ना उसके इस पार का लेंथ लोगे, ये वाला है ना, इसका लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ लाइन। तो इसका लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो क्या होगा देखो फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉलिड इस तरफ है इस तरफ, तो ये पॉइंट के उधर का लेंथ लोगे, तो उधर का लेंथ क्या लेना है ये वाला, तो ये लेंथ कितना होगा 40 - 20 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 40 - 20 करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल लेंथ, इस लाइन का टोटल लेंथ कितना होगा 20, और इधर 70 है, तो ये 70 - 20 होगा। तो ये आपको कितना आ जाएगा 40 - 20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 70, ठीक है, डिवाइडेड बाई 70 - 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया, तो 2/5 का आंसर क्या होगा 2/5 का आंसर कितना होगा 0.4 होगा आपका, ठीक है। तो 0.4 फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना होगा 0.4 होगा आंसर यहाँ पे, ठीक है, ये होगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है एक्चुअली में, गेट लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, गेट का ही क्वेश्चन है एक्चुअली में, तो इस तरह से बनेगा ये। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग रेशियो फॉर राइजर डिज़ाइन बाय केन्स मेथड। ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्या पूछा गया था, बट केन्स मेथड से पूछा गया था इतना पता है, तो मैंने क्वेश्चंस अपने से थोड़ा बहुत यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो फ्रीजिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है राइजर डिज़ाइन के लिए, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है ए सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम कास्टिंग का डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम राइजर का, वैसे यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो सीधा मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ इसमें,
ठीक है, तो देखो राइट आंसर एक्चुअली में यहाँ पे होगा या बी वाला होगा, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया ऑफ राइजर, ये होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मोल्टन आयरन, एक्चुअली में मोल्टन आयरन है ये, ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मोल्टन आयरन of radius 2 mm solidify in 10 second. A similar drop of radius 4 mm will solidify in, मतलब ये बोल रहे हैं कि 2 mm आपका क्या है, आयरन है। ठीक है, तो आयरन का 2 mm का ड्रॉप, 2 mm साइज़ का जो ड्रॉप है ना, 2 mm साइज़ का, वो सॉलिडिफाई होने में 10 सेकंड का टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है? 10 सेकंड का। अगर इसी ड्रॉप का रेडियस अगर कितना हो जाए, 4 mm हो जाए, तो कितना टाइम लगेगा इसको सॉलिडिफाई होने में। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है फ्रीजिंग टाइम का, T इज़ इक्वल टू होता है K अपॉन V बाई ए होल स्क्वायर। यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम होता है, A क्या है, आपका सरफेस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ दिया गया, एक टाइम दिया गया है और एक रेडियस दिया गया है, तो हमको टाइम और रेडियस के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होगा, T इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, तो वॉल्यूम में कितना होता है, रेडियस ये R³ होता है, एरिया में कितना होता है, R² होता है ना। ठीक है, नॉर्मल अगर फॉर्मूले में देखोगे तो क्या होगा, यही चीज़ होता है। तो अगर आप इसको काटोगे तो R² को R³ से काटोगे तो कितना आ जाएगा, R। इसका मतलब ये है कि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², क्योंकि T इज़ इक्वल टू क्या है, K अपॉन V बाई ए स्क्वायर। तो इससे क्या मिल रहा है कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² है, ये हमको पता चल गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R1² अपॉन R2²। ठीक है, तो T1 कितना है आपका, T मतलब टाइम कितना है, T1 10 सेकेंड है। T2 आपको निकालना है क्वेश्चन के लिए। R1 कितना है, 2 mm है। R2 कितना है, 4 mm है। तो इसको आप सॉल्व करो तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर में लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्क्वायर में लोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और यहाँ पे बना देता हूँ मैं, 10 अपॉन T इज इक्वल टू 2² अपॉन 4²। ठीक है, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4² मतलब 16 हो जाएगा, तो 16 गुणित 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, ये कट गया, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, T इज इक्वल टू हो जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, 40 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ ओबे अप टू। तो हुक्स लॉ कहाँ तक अप्लाई होता है, इलास्टिक लिमिट तक, यील्ड पॉइंट तक, यूटीएस तक, या फ्रैक्चर पॉइंट तक। बहुत आसान है ये, हुक्स लॉ आपका अप्लाई होता है इलास्टिक लिमिट तक। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये हुक्स लॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोन्ड प्रोसेस निकल इज प्यूरिफाइंग इन। तो मोन्ड प्रोसेस में निकल को हम किस फॉर्म में प्यूरिफाई करते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, वेपर स्टेट में, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है यहाँ पे वेपर स्टेट में। ठीक है, अब मोन्ड प्रोसेस में क्या करते हैं, हमारा जो निकल होता है उसको प्यूरिफाई करना होता है ना। निकल का हम रिएक्शन कराते हैं आई थिंक कार्बोनेट से, CO से, और इसको हम बना लेते हैं निकल टेट्रा कार्बोनेट, ऐसा कुछ बना लेते हैं, NO3 4 ऐसा कुछ, निकल टेट्रा कार्बोनेट बना लेते हैं। अब ये निकल टेट्रा कार्बोनेट क्या होता है, बहुत ही वोलेटाइल नेचर का होता है, तो ये गैस फॉर्म में चला जाता है तुरंत। तो गैस फॉर्म में जा करके ना ब्रेक हो जाता है, निकल अलग हो जाता है, कार्बोनेट अलग हो जाता है, तो इससे हमको निकल क्या हो जाता है, मिल जाता है प्योर फॉर्म में। ऐसा कुछ होता है मोन्ड प्रोसेस में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, वेपर स्टेट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुप्स प्रोसेस इज यूज्ड टू रिफाइन विच मेटल। हुप्स प्रोसेस किस मेटल को रिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल या कॉपर। तो राइट आंसर यहाँ पे निकल का रिफाइनिंग के लिए हम हुप्स प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। मतलब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, मतलब वॉल्यूम तब इंक्रीज होगा जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, या जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, या ये प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता है, या इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, ये पूछ रहा है।
तो देखो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक्चुअली में ऐसा कुछ बताता है। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में पी इंटू वी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो अगर इस फॉर्मूला में देखो तो पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा वी, है ना। पी इज़ क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब वॉल्यूम, मतलब प्रेशर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, है ना, या वॉल्यूम बढ़ा होगा तो प्रेशर कम होगा, ऐसा बोल रहा है। तो अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज़ करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज़ कब होगा बोल रहा है, तो ऑब्वियसली जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा तब ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइडियल गैस इज़। तो आइडियल गैस की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, प्रेशर के साथ बढ़ेगी, प्रेशर के साथ घटेगी, या प्रेशर पे डिपेंड करेगी ही नहीं, या बढ़ सकती है या घट सकती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। तो गैस की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज़। तो ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में रिलेशन कौन सा है, इसमें से बताना है आपको। तो मैं सीधा बता देता हूँ ऑप्शन आपको। यहाँ पे होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन वन प्लस ट्रू स्ट्रेन हो गया, एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये होगा। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं, ये सी वाला दिख रहा है। ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये होगा आंसर आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड इन विच प्रोसेस। तो प्योर मेटल आपको कौन से प्रोसेस से मिलता है। ठीक है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, ऑप्शंस क्या था वो मुझे एग्जैक्टली मिला नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन था। प्योर मेटल जो है वो कौन से प्रोसेस से ऑब्टेन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, रिडक्शन इन रिवर्बेटरी फर्नेस से, हॉट रोल्ड प्रोसेस से, या कन्वर्टिंग प्रोसेस से। तो देखो राइट आंसर आपका होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यहाँ से हमको प्योर मेटल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, मास कैन ट्रांसफर बट एनर्जी कांट बी ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की ट्रांसफ़र की बात की जा रही है। ऑप्शन बी है बोथ मास एंड एनर्जी कांट ट्रांसफ़र, दोनों ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, या मास कांट ट्रांसफ़र बट एनर्जी कैन ट्रांसफ़र, या बोथ कैन बी ट्रांसफ़र। तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है ना, सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का बोलेंगे जब मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र ना हो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे बी जो है वो राइट होगा। ठीक है। वही क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास ट्रांसफ़र तो नहीं होगा बट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, उसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। और ओपन सिस्टम क्या होता है, दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मास और एनर्जी। ठीक है, ये है ना। जैसे कि पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया, क्योंकि मास भी फ्लो कर रहा है, एनर्जी भी फ्लो कर रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, मान लीजिए चाय रखी हुई है आपकी, चाय को मैंने ऐसे ढक के रख दिया कप में, तो चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, मतलब इसका हीट एनर्जी लॉस होगा, लेकिन मास जो है वो क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा कप के अंदर ही, क्योंकि मैंने ढक दिया। तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम में आपको जो थर्मस होता है ना, जो पानी गर्म का गर्म रहता है, वो आपको एक तरह से आइसोलेटेड का एग्जाम्पल हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड आफ्टर एनहीलिंग इज। तो एनहीलिंग के बाद कौन सा माइक्रो स्ट्रक्चर आपको मिलता है, मार्टेनसाइट, बेनाइट, कोर्स परलाइट, या फाइन परलाइट। तो देखो राइट आंसर यहाँ पे होगा कोर्स परलाइट। ठीक है। क्योंकि एनहीलिंग में हम बहुत स्लो कूलिंग करते हैं, तो स्लो कूलिंग की वजह से कोर्स परलाइट मिलता है। आपका सी कर्व ऐसे बनता है, सी कर्व में ऊपर साइड परलाइट होता है ना, और नीचे बेनाइट होता है। तो परलाइट ही दो भाग में कन्वर्ट होता है, ऊपर जो बनता है कोर्स परलाइट बनता है, और नीचे जो बनता है वो फाइन परलाइट बनता है। तो जो एनहीलिंग में उसके बहुत हम स्लो कूलिंग करते हैं, तो स्लो कूलिंग की वजह से इसमें कोर्स परलाइट बनता है। तो आंसर क्या होगा, कोर्स परलाइट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है टेक्निकल का, है ना। इतना ही क्वेश्चन मैंने रिकवर कर पाया है 67। विच इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन स्टील। तो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर स्टील में कौन सा होता है, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट, फेराइट, या बेनाइट। तो एक्चुअली में राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए सीमेंटाइट, क्योंकि सीमेंटाइट जो है सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है। स्टील में मार्टेनसाइट से भी ज़्यादा हार्ड होता है, अगर हम बुक वगैरह में देखें कहीं पे भी, तो सीमेंटाइट की हार्डनेस मार्टेनसाइट से ज़्यादा होती है। तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है। तो 67 क्वेश्चंस मैंने टोटल मुझे मिले हैं। ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चंस और कोई मिलते हैं, अगर आपने दिलाया होगा, तो आप कमेंट में मुझे बताइए या मुझे मेल करिए क्वेश्चंस, उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा आगे के वीडियो में। ठीक है। और इसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आए थे, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं मिले, मैं बस बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक से आए थे। आपका आइगन वैल्यू और मैट्रिक्स से आया था क्वेश्चन। ठीक है।
इन्वर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से आया था, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से और वेक्टर कैलकुलस से। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स इन अलग अलग सेक्शन से आपका क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया, इसको जानने के लिए आप ना गेट जो मेटलर्जी का जो सिलेबस होता है ना, गेट मेटलर्जी का सिलेबस, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी सिलेबस होता है, तो उसमें है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस में। तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हो, आसान आसान से क्वेश्चंस को आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ोगे ना ऊपर ऊपर से भी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर से फॉर्मूला बेस क्वेश्चन भी बना लोगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था पूरा वीडियो कंप्लीट। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कुछ क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।